बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ुबैर अली एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक फेडरल बोर्ड की उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ऑन हिज लास्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और फिर किसी वजह से निकलवाते हैं, तो ये जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है आपका कि आपने कब कितने पैसे जमा करवाए और कितने पैसे निकलवाए। इस ये जब रिटन फॉर्म में आती है तो इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि ऑन हिज लास्ट स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। कासिम ने अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखा कि उसके पास जो बैलेंस है वो 1,75,000 रुपये है। ही रोट वन चेक। रोट है सेकंड फॉर्म है राइट की। ही रोट वन चेक फॉर Rs 45,790। उसने एक चेक लिखा 45,790 का। एंड अनदर फॉर 1,12,921। और एक और लिखा 1,12,921 का। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। अब इसका करंट बैलेंस कितना है, मौजूदा बैलेंस कितना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास, हम इसकी पहले ही इधर हेडिंग बनाते हैं इस पर। लास्ट स्टेटमेंट में उसका बैलेंस कितना था। बैलेंस ऑन लास्ट स्टेटमेंट वो मेरे पास था 1,75,000। अब हम आगे दूसरी बनाएंगे हेडिंग। विड्रॉ विद चेक। चेक के साथ विड्रॉ कितने किए उसने, जो चेक के साथ विड्रॉ किए। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। चेक के साथ विड्रॉल किए या विड्रॉ किए, तो वो है मेरे पास दो चेक उसने लिखे थे, एक 45,790 का और एक लिखा था 1,12,921 का। तो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। 45,790 प्लस 112,921, इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। ये आ गया जी। ये टोटल इसका विड्रॉल अमाउंट आ गई जो उसने निकलवाई है। अब हमने बताना है कि उसका करंट बैलेंस कितना है, यानी उसके पास टोटल इतने रुपए थे, उसने इतने निकलवा लिए। अब उसके पास बाकी कितना बैलेंस बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट बैलेंस। वो जो पहला बैलेंस था उसका 1,75,000, उसमें से जो भी उसने निकलवाए हैं वो माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16,289 रुपये। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वाजिद ने पिछले हफ्ते गाड़ी ड्राइव की 283 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर पेट्रोल, यानी 16.2 लीटर पेट्रोल उसका यूज़ हुआ और उसकी गाड़ी 283.4 किलोमीटर चली। ही सेज, वो कहता है दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है कि उसने जो उसकी गाड़ी ने जो एवरेज दी है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर पे उसकी गाड़ी 1.75 किलोमीटर चली। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल। क्या उसका आंसर रीज़नेबल है। एक्सप्लेन। हम पहले चेक करेंगे कि इसकी एक्चुअल एवरेज कितनी आती है, तो फिर हम बता सकेंगे कि जो इसने अज्यूम की है वो ठीक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पर हम कुछ हेडिंग दे देते हैं, डाटा ऑब्लिक गिवन। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हम वो यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। जो इसकी गाड़ी ने डिस्टेंस तय किया है वो है 283.4 किलोमीटर, और जो पेट्रोल यूज़ हुआ है वो है 16.2 लीटर्स। ये उसने हमें बताया है। और एक चीज़ उसने और हमें बताई है, वाजिद की एवरेज जो उसने निकाली है, जो उसने अज्यूम की है, वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो अब हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। दूसरी हेडिंग हम देते हैं सोल्यूशन के। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम पहले एक्चुअल एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कि एवरेज है कितनी उसकी। तो यहाँ पर भी आप देखें, अगर इस यूनिट को देखें, एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, किलोमीटर को लीटर से डिवाइड कर देना है। जितने किलोमीटर तय किए हैं गाड़ी ने, उसको लीटर से अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज। वो मेरे पास आ जाएगी, कितना डिस्टेंस है यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल यूज्ड। तो ये मेरे पास आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 283.4, सॉरी 283, यहाँ पर कर लेते हैं 283.4, डिवाइड कर दें आप इसको, जो हमें पेट्रोल दिया हुआ इस्तेमाल हुआ है जो हमारा 16.2। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आएगा 17 पॉइंट। अगर आप 2 डिजिट तक लिखेंगे तो ये 49 आएगा, लेकिन हम इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 के बाद हमने 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो उससे अगले डिजिट को आपने देखना है, इस डिजिट को आपने देखना है। ये अगर 5 से बड़ा हो तो इसका 1 बढ़ा देना है, अगर 5 या 5 से छोटा है तो फिर इसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो हम इसको 4 जो है इसमें एक ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 17.5, 17.5 किलोमीटर पर लीटर। ये इसकी एक्चुअल एवरेज आ गई। तो अब देखें, उसने जो अज्यूम की थी वो 1.75 किलोमीटर है, और जो एक्चुअल आई है 17.5 है, उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो उसने पूछा था इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसका आंसर रीज़नेबल है, तो हम यहाँ पर कह देंगे नो, हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, ठीक है। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसको हम बॉक्स बना देते हैं। तीसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सलमा bought 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2। सलमा ने 3.2 गज, यार्ड कहते हैं गज को, 3.2 गज फैब्रिक खरीदा फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2, जिसकी प्राइस उसने दी 139.2 रुपये। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, तो उसने कितनी कीमत दी कपड़े की, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं, कपड़े की कितनी कीमत दी 1 यार्ड के लिए, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, सलमान ने 3.2 गज कपड़ा खरीदा 139.2 रुपये का, तो उसने 1 गज के कितने पैसे दिए, या उसको 1 गज किस कपड़े की क्या प्राइस मिली पर गज, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इसको, यहाँ पर गिवन लिखते हैं, टोटल
फैब्रिक कितना बाई किया उसने? 3.2 यार्ड। टोटल कॉस्ट कितनी आई उसकी? 139.2 रुपीज़। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने हमें बताई हैं। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड हमने करना है हाउ मच डिड दी फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो कॉस्ट पर यार्ड ये हमने फाइंड करना है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी आप देखें, अगर आप देखें कॉस्ट पर यार्ड, आपने कास्ट को यार्ड से, जितनी टोटल कास्ट आई है उसको यार्ड से, टोटल यार्ड जितने भी हैं, टोटल गज जितने कपड़ा है उसको डिवाइड कर दें तो इसकी कास्ट पर यार्ड आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमने क्या करना है। तो हम लिख देते हैं कॉस्ट पर यार्ड, वो आ जाएगी 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। ये हमारे पास आ जाएगी RS 43.5। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक 12 आवर वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक। यानी मोमना जो है 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चलती है और वो 12 घंटे चली है। ठीक है, शी टुक का 12 आवर वॉक यानी वो 12 घंटे तक चलती रही है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कितने दूर गई है, कितने किलोमीटर फासला उसने तय किया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं इसमें कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है और आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है और खूबसूरत भी दिखता है। तो गिवन हमारे पास आ जाएगा वॉकिंग स्पीड उसकी कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया उसने, टोटल कितने घंटे चली है वो, टोटल टाइम ऑफ वॉक ये है 12 आवर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है हाउ फार डिड ही वॉक, टोटल कितना डिस्टेंस उसने तय किया है, टोटल डिस्टेंस जो उसने वॉक किया है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें आप, अगर इसको देखें आप, किलोमीटर पर आवर ये यूनिट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं रफ अमल में आपको एक चीज़ समझाता हूँ। किलोमीटर बटा आवर दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ये गिवन में है और मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है किलोमीटर। अगर इसको मैं आवर से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आवर के साथ आवर कट जाएगा और किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्या चीज़ है, ये इसकी वॉकिंग स्पीड है। वॉकिंग स्पीड, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। ठीक है, वॉकिंग स्पीड को आप टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने वॉक किया है। इसके यूनिट से भी आप देखें आपको क्लियर हो रहा है, किलोमीटर बटा आवर है, आपने इसको आवर से मल्टीप्लाई कर देना, आवर के साथ आवर कट जाएगा, बकाया हमारे पास किलोमीटर बच जाएगा।
जब टोटल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल किलोमीटर आ जाएंगे हमारे पास। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12। हाँ, इसकी शर्त ये है कि टाइम जो है दोनों आवर्स में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताई दी हुई है, और यहाँ पर उसने बोला 60 मिनट 200 मिनट्स, तो ये मिनट्स में दिया, और आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो ये गलत हो जाएगा। टाइम का यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको मिनट में दिया हुआ है तो आप पहले उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डे ट्रिप। हाइकिंग कहते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता। जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट है, K2 है, तो इनके लिए स्पेशल क्लब बने होते हैं जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं और साथ जाके आपकी हेल्प भी करते हैं, उनके गाइड भी साथ होते हैं। तो हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब 7 दिन के ट्रिप पर गया। ईच डे, हर दिन, दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन उन्होंने 5.5 मील से लेके 7.5 मील तक का सफ़र तय किया। यानी किसी दिन 5.5 कर लिया, किसी दिन 6 कर लिया। 5.5 और 7.5 मील के दरमियान में रहते हुए उन्होंने हर दिन सफ़र तय किया। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम डैट क्लबिंग द डेज जी। वो कह रहे हैं कि आप चेक करके बताएं, ये जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दी हुई हैं A B C D, इनमें से कौन सी ऑप्शन रीजनेबल है। पहली देखते हैं हम, लेस देन 35 माइल्स, यानी उन्होंने 7 दिनों में 35 माइल से कम तय किया फासला। दूसरी ऑप्शन है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, 35 माइल और 55 माइल के दरमियान में रहते हुए उन्होंने फासला तय किया, यानी 35 मील से ज़्यादा और 55 मील से कम। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो माइल्स पढ़ते हैं, इसको उर्दू में ये मील कहलाता है। सी ऑप्शन, इक्वली 55 माइल्स, के 7 दिनों में उन्होंने 55 माइल पूरा पूरा तय किया। डी ऑप्शन है मोर देन 55 माइल्स। डी ऑप्शन ये कह रही है कि उन्होंने 7 दिनों में 55 माइल से ज़्यादा तय किया है। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, ज़ाहिरी बात है इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा उसको देख के इनके साथ मैच करेंगे कि वो किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सी ऑप्शन रीज़नेबल है। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं 7, डिस्टेंस दिया हुआ है पर डे, डिस्टेंस पर डे। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बता देता हूँ। डिस्टेंस पर डे आप इसको कर दें 5.5 माइल्स टू 7.5। एक दिन में वो डिस्टेंस इतना तय कर रहे हैं, तो 7 दिनों में कितना तय करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कम वाले को भी ज़्यादा वाले को भी। तो 7 ज़रब 5.5, इधर एंड लिख लें बेशक आप, 7 ज़रब 7.5। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 7 मल्टीप्लाई 5.5 करेंगे तो आपके पास 38.5 आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने जो टोटल डिस्टेंस तय किया है वो 38.5 मील से लेके 52.5 मील तक टोटल डिस्टेंस तय किया है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है। पहले वो कह रहा है, ए ऑप्शन में कह रहा है लेस देन 35 मील्स, 35 मील से कम तय किया उन्होंने। तो आप देखिए इन्होंने कम से कम जो फासला तय किया है वो 38.5 माइल है। तो इट मीन्स के पहली ऑप्शन हमारी गलत हो गई। दूसरी ऑप्शन को फिलहाल छोड़ देते हैं, पहले तीसरी ऑप्शन को देख लेते हैं। इक्वली 55 माइल्स, यानी 55 माइल के इक्वल उन्होंने तय किया है 7 दिनों में। तो आप देखें मैक्सिमम इसका 52.5 है।
जो कि 55 से छोटा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगी। डी को भी देख लेते हैं, मोर देन 55 माइल्स, यानी 55 माइल्स से ज़्यादा तय किया उन्होंने सफ़र, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम इसका 52.5 है। अब बी ऑप्शन को देखते हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी 35 माइल और 55 माइल के दरमियान इन्होंने जो सफ़र तय किया है 7 दिनों में, तो वो देखें, ये ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक आ रही है हमारी, क्योंकि 35 इन्होंने कम से कम तय किया, जो कि 35 से अबव है, और मिनिमम इन्होंने 52.5 किया, जो कि 55 से कम है। यानी ये दोनों ऑप्शन जो हैं 35 एंड 55 के दरमियान आती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन बी इज़ रीज़न एबल। ठीक है, ये आप लिख दें ऑप्शन बी इज़ आंसर। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कि मैं आपको सेकंड मेथड कह रहा था। सेकंड मेथड में क्या होगा, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं मिनिमम डिस्टेंस पर डे, वो है मेरे पास 5.5 माइल्स, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मेरे पास पर डे जो है वो है 7.5 माइल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको। आप निकालें टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है और टोटल मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मैं लिख लूँगा टोटल मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम टोटल डिस्टेंस कितना है 7 दिनों का, वो आ जाएगा मेरे पास 7 × 5.5 38.5 माइल। दूसरा निकाल लेते हैं, टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस, वो आ जाएगा मेरे पास 7 × 7.5, ये आ जाएगा मेरे पास 52.5 माइल। तो आप देख लें आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, जो मैंने पहले सॉल्व कराया ये वाला या ये वाला, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसकी वीडियो अलहदा से बनाकर अपलोड कर देंगे। और अगर आप लोगों को हमारी समझ आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो सब पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट RS 1.85 ईच, यानी कि क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून ख़रीदे और उनकी जो प्राइस थी 1.85 रुपये ईच बैलून थी। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स, तो स्टूडेंट काउंसिल ने बैलून ख़रीदने के लिए टोटल कितनी अमाउंट पे की। तो चलिए पहले हम इसका गिवन डाटा निकाल लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, फिर हम देखेंगे हमने मालूम क्या करना है। टोटल बैलून्स परचेज्ड 42। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है कॉस्ट पर बैलून, वो है 1.85 RS। ठीक है, एक बैलून की प्राइस जो है 1.85। देख लेते हैं कि हमने फाइन क्या करना है। हमने टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट निकालनी है। टोटल पेड अमाउंट, इसको हमने फाइंड करना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए आपको टोटल बैलून भी उसने बता दिए हैं और जो एक बैलून की प्राइस है वो भी बता दी है। तो आपने टोटल कीमत निकालनी है, टोटल कितने पैसे उन्होंने पे किए। तो सिंपल सी बात है, इतने बैलून लिए हैं उसको एक की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। टोटल
पेड अमाउंट वो आ जाएगी मेरे पास 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 77.7 रुपीज़ पे किए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। कुछ दोस्तों के ग्रुप ने या कुछ दोस्तों ने मिलकर 4 गज लंबा रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। रेक्टेंगुलर क्या होता है? इस शेप को हम रेक्टेंगुलर कहते हैं, जिसमें लेंथ जो है वो लेंथ के इक्वल होती है और विड्थ जो है विड्थ की इक्वल होती है। इसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो उन्होंने दे पेड RS 3.75 पर यार्ड फॉर दी फैब्रिक। उन्होंने कपड़ा ख़रीदने के लिए 3.75 रुपये दिए पर यार्ड, और 9 रुपये दिए उन्होंने दी फर्म टू गो अराउंड दी बैनर, बैनर के इर्द गिर्द पे बॉर्डर लगाने के लिए। और 10 यार्ड पैरामीटर था। इस बैनर का जो पैरामीटर था वो 10 यार्ड था। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर को आप बाउंड्री समझ लें, यानी यहाँ से शुरू होके ये ये यहाँ उसी पॉइंट तक जो फासला है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो टोटल इस बैनर का पेरीमीटर जो था, ज़ाहिर बात अगर आपने इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बनवाना है, मैं ये मेरे पास ये एक बैनर है, इसका मैंने बॉर्डर बनवाना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसके कॉर्नर पे बॉर्डर लगाना शुरू करूँगा। मिसाल के तौर पे ये मैं इसका बॉर्डर बना रहा हूँ अगर, तो ये मैं इसके कॉर्नर से चलूँगा ऐसे, और फिर इस तरह, और फिर इस तरह, और फिर यहाँ पर। तो ये मेरे पास इसका बॉर्डर बना, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला कहलाता है वो पेरीमीटर कहलाता है। किसी भी चीज़ की जो पेरीमीटर होती है वो उसकी बाउंड्री होती है। तो व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? बैनर की विड्थ क्या होगी? लेंथ उसने हमें दे दी है, तो बैनर की विड्थ क्या होगी? हम देखते हैं हमें गिवन क्या है और हमने निकालना क्या है। ये देखिए बैनर की जो लेंथ है वो उसने हमें बता दी है, 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, ठीक है। 4 गज लंबा रेक्टेंगुलर बैनर है, ये उसकी लंबाई उसने हमें बता दी 4 गज है, ठीक है, ये हमें इसने बता दिया। कॉस्ट पर फैब्रिक कॉस्ट लिख लें आप, फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड वो उन्होंने दी है RS 3.75, और बॉर्डर की जो कॉस्ट है, या आप इसको फर्म कॉस्ट, फर्म टू गो अराउंड कह सकते हैं, या बॉर्डर कॉस्ट, वो है RS 9। एंड टोटल पैरामीटर जो है, टोटल पेरीमीटर वो है 10 यार्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास टोटल पेरीमीटर है, हमने फाइंड करना है विड्थ को, हमने फाइंड करना है बैनर की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें बैनर की जो लेंथ है वो उसने हमें बता दी है 4, ठीक है। या हम सिंपल यूँ कर लेते हैं, जो पेरीमीटर का मैंने आपको बताया था, जो पेरीमीटर होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है, यानी पेरीमीटर जो होता है लेंथ जमा विड्थ, यानी ये लेंथ जमा फिर विड्थ जमा फिर लेंथ, ये जमा विड्थ, ठीक है। लेंथ विड्थ। तो अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास बन जाता है 2L, L प्लस L 2L प्लस 2W, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब मज़ीद इसको अगर हम सिंपल करें, 2 कॉमन ले लें आप, L, बल्कि इसी तरह रहने देते हैं, या मज़ीद इसको आप सिंपल करें तो 2
एल प्लस डब्ल्यू। इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर हमें उसने दे दिया था, लेंथ भी उसने दे दी, तो हम इसमें से विड्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरीमीटर बराबर है 2L प्लस 2W। पेरीमीटर की वैल्यू उसने हमें दे दी थी 10। यहाँ पर मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय L4 है प्लस 2W। ठीक है, ये आ जाएगा 10। ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 8 प्लस 2W। 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 10 में से जब 8 माइनस करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 2। 2 इज इक्वल टू 2W। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 2W इज इक्वल टू 2 और W इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। विड्थ जो हमारे पास आ जाएगी 1 यार्ड आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ 2 मिलियंस और 20 लैक्स। एक शू फैक्ट्री है जिसके जो एसेट हैं वो 2 मिलियंस हैं या 20 लाख हैं। ऑफ विच 3.3 डिवाइडेड बाई 5 इज़ द कैपिटल। जिसका 3/5 हिस्सा जो है वो कैपिटल है एंड द रेस्ट इज़ द डेबिट। कैपिटल एंड डेबिट क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। शू फैक्ट्री में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, जो टोटल अमाउंट इस्तेमाल हुई है या टोटल उसकी कीमत है शू फैक्ट्री की, उसको हम एसेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई, ये शू फैक्ट्री की बात करते हैं। शू फैक्ट्री जब लगाई, उसकी जो टोटल कॉस्ट आई उसको लगाने में, जिसमें उसकी मशीनरी, रॉ मटेरियल, सब कुछ जो शामिल है उसमें, वो 20 लाख है। ठीक है, जिसमें से 3/5 जो है वो कैपिटल अमाउंट है। कैपिटल अमाउंट होती है कि जो फैक्ट्री का मालिक है उसने अपनी जेब में से जो खर्च किया, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो 20 लाख उसने पूरा अपने पास से खर्च नहीं किया, 20 में से कुछ हिस्सा उसने अपने पास से खर्च किया होगा, कुछ उसने बैंक से लोन किया या किसी दूसरे इन्वेस्टर से लिया लोन के तौर पे, तो इसको हम डेबिट कहेंगे। जो वो अपनी जेब से खर्च करेगा वो कैपिटल होगा, जो वो बैंक से लोन लेगा या किसी और से लोन लेगा उसको डेबिट बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं आप बताएं कि कैपिटल और डेबिट की जो अमाउंट है वो कितनी है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास टोटल एसेट 20 लाख। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एसेट आ गए, ये गिवन है हमें। दूसरा हमें पता है कैपिटल कितना है। कैपिटल जो है हमारे पास, कैपिटल अमाउंट कर दें आप, वो है 3.5, 3/5 ऑफ एसेट का। 3 और 5 पार्ट जो है वो कैपिटल अमाउंट है। अब हम देख लेते हैं हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है, कैपिटल अमाउंट एंड डेबिट अमाउंट। ये हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास आ जाएगा कैपिटल अमाउंट जो है 3/5 मल्टीप्लाई बाय जो एसेट है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख का 3/5 पार्ट जो है वो कैपिटल अमाउंट होता है। हम इससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे वो कितनी बनती है। 5 4 20, 20 बीच में से ख़त्म हो गया, बाकी हमारे पास ये बचा 4 के साथ ये 5 सिफर बच गए। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया था हमारे पास, बाकी बचे 1 2 3 4 5 सिफर। 12 लाख रुपए आपके पास कैपिटल अमाउंट है। डेबिट निकाल लेते हैं। डेबिट है हमारे पास
यहाँ पर उसने आप देखें क्वेश्चन में उसने बता दिया था एसेट जो है वो कैपिटल प्लस डेबिट है। तो अगर हमने डेबिट निकालने हो तो कैपिटल इस तरफ आके एसेट में से माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास डेबिट आ जाएंगे। एसेट में से हम कैपिटल निकाल देंगे तो हमारे पास डेबिट अमाउंट आ जाएगी। 20 लाख में से आप 12 लाख निकाल दें तो 8 लाख रुपए आपके पास डेबिट अमाउंट आ जाएगी। एक आंसर हमारे पास ये आ गया और एक आंसर हमारे पास ये आ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड बाय। दुनिया का सबसे लो टेम्परेचर पिछले 100 सालों में जो रिकॉर्ड हुआ है वो -89.2 सेंटीग्रेड है एट द टॉप अंटार्कटिका में ऑन 21 जुलाई 1983। 21 जुलाई 1983 को दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अंटार्कटिका के एक मकाम वोस्टक पर जो रिकॉर्ड किया गया वो -89.2 सेंटीग्रेड है। कह रहे हैं कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। और साथ ही उन्होंने आपको हिंट्स भी दे दिए। फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 C + 32 और केल्विन होता है सेंटीग्रेड + 32। तो ये दोनों फार्मूले यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पेपर में हो सकता है आपको ये हिंट ना दिए हों, बुक में दिए गए हैं, आपको ये ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फ़ारेनहाइट में निकाल लेते हैं। (9/5) C कितना दिया गया सेंटीग्रेड हमें दिए गए, सॉरी हमने गिवन तो यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं। सेंटीग्रेड हमारे पास -89.2 सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये हमें गिवन था। यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। 9/5 C की वैल्यू कितनी है -89.2 + 32। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मैं साइड पे लिख लेता हूँ। 9 को 89.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 802.8 डिवाइडेड बाई 5 + 32। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -160.56। अब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास आंसर आएगा -128.56। ये फ़ारेनहाइट में हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम केल्विन में कर लेते हैं। के हमारे पास बराबर है C + 32। C हमारे पास है -89.2 + 32 कर देंगे, ये आ जाएगा -57.2। एक आंसर ये है हमारा, एक आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी को जुर्माना हुआ गवर्नमेंट एक्ट से लो क्वालिटी प्रोडक्शन बनाने, यानी उन्होंने लो क्वालिटी की प्रोडक्शन बनाई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन पर जुर्माना किया। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, यानी 3 बंदे हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके ये कंपनी बनाई है, जिनके नाम है फ़राह, मरियम एंड तहरीम, और इन्होंने इन्वेस्ट किए इस रेशो से कि 1:2:3। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फ़राह ने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो मरियम ने उससे डबल रकम यानी 2 लाख इन्वेस्ट किया है, और तहरीम ने 3 गुना इन्वेस्ट किया है यानी 3 लाख। और जो अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, जो पेनल्टी या जो जुर्माने की जो रकम है वो 456,868.97 रुपीज़ है, 4,56,868 रुपीज़ है। तो
कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। आपने जो जुर्माने की रकम है जो तीनों ने अदा की है कि किस केस में कितनी रकम आई है वो आपने फाइंड करना है। अब देखें इस कंपनी में शेयर होल्डर्स 3 है। फ़रहान ने एक, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे फ़रहान ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मरीम ने 2 लाख और तहरीम ने 3 लाख। तो जब प्रॉफिट होगा तो वो जिसने ज़्यादा रकम इन्वेस्ट की है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फ़रहान ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और तहरीम ने 3 लाख और जो प्रॉफिट होगा वो दोनों या ये तीनों बराबर डिवाइड कर लेंगे, कभी भी नहीं। जिसकी जितनी अमाउंट होती है उस रेशो से ही उसको प्रॉफिट मिलता है। तो सेम ऐसे ही जिसकी जितनी अमाउंट होती है उसको उतना ही लॉस मिलता है। जिसने ज़्यादा रकम इन्वेस्ट की है उसको ज़्यादा लॉस होगा, जिसने कम की उसको कम लॉस होगा। तो ये जुर्माना जो है ये भी लॉस में ही आएगा। तो ये तीनों डिवाइड होगा, लेकिन इसी रेशो के हिसाब से डिवाइड होगा। तहरीम के ऊपर ज़्यादा आएगा, मरीम के ऊपर कम और फ़रा के ऊपर उससे कम आएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं या गिवन पहले निकाल लेते हैं। हमें गिवन क्या है, रेशो हमें गिवन है। आप इसको लिख लें, फ़रा, मरियम, तहरीम 1 2 3। ये रेशो हमें गिवन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। इसको हम टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी कर देते हैं, 4,56,868.97 रुपीज़। ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच। फ़रा, मरियम और तहरीम तीनों ने जो अमाउंट पे की है वो हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन शुरू करते हैं अपना। टोटल रेशो आपके पास कितनी हो जाएगी, टोटल रेशो आपके पास आ जाएगी 1+2+3। इन तीनों को आप ऐड कर दें तो ये आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है। अब अब आप क्या करें, पहले का हिस्सा निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय फ़रा। ठीक है। फ़रा ने जो अमाउंट पे किया पेनल्टी के लिए वो निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगी, जो फ़रा का हिस्सा है, जो फ़रा का हिस्सा हमारे पास 1 है, 1 बटा जो टोटल रेशियो आ गई हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट है पेनल्टी की 4,56,868.97 रुपीज़। ठीक है। ये टोटल रकम है, इसके टोटल 6 हिस्से हैं, 6 रेशो बनी है हमारे पास और फ़रा ने एक हिस्सा दिया। ठीक है। तो आप इसको निकालें, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 76,145 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फ़रा ने जो अमाउंट पे किया पेनल्टी की। अब इसको सॉल्व करने के आगे 2 डिफरेंट तरीके हैं। आप इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं आपको इस तरह ही सॉल्व करके बताता हूँ। अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय फ़रा के बाद कौन है, मरियम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मरियम के कितने हिस्से हैं, 2, 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4,5,6,868.97। ये हमारे पास आ जाएगी 15,22,290। ये हमारे पास मरियम के जो अमाउंट उसने पे किया पेनल्टी की वो आ जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं
अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय तहरीम। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास तहरीम का जो रेशो थी वो 3 थी, टोटल रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय जो पेनल्टी की अमाउंट टोटल अमाउंट है 456,868.97। तो ये मेरे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 228435 रुपीज़। ठीक है, तो ये तीनों का हिस्सा आ जाएगा, ये फ़रा का, ये मरियम का और ये तहरीम का। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अब देखते हैं। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, आप देखें जो हमारे पास रेशो थी, सबसे पहले फ़रा का हिस्सा आ गया ना हमारे पास। फ़रा का हिस्सा हमने निकाला था 76145। फ़रा का हिस्सा था जो फ़रा ने पेड किया पेनल्टी अमाउंट। ठीक है, अब देखें जो मरियम का है, यहाँ पर मैं साइड पे लिख लेता हूँ रेशो 1:2:3। ये फ़रा की थी, ये मरियम की थी और ये तहरीम की थी। अब देखें मरियम की जो है फ़रा से डबल है, यानी मरियम ने फ़रा से डबल रकम इन्वेस्ट की है, तो जो उसका जुर्माना होगा वो भी डबल होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ मरियम। ठीक है, पेनल्टी की जो अमाउंट है जो मरियम ने पे की, वो आ जाएगी मेरे पास 2 × 76145। ठीक है, जो कि बनता है 152290। और तहरीम का आ जाएगा अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय तहरीम। और आप देखें रेशो में जो तहरीम का जो पार्ट है वो 3 है, तो फ़रा का 1 है, तहरीम का 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स है, 3 है। तो जो फ़रा का जो पेनल्टी जो आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तहरीम की आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 76145 फ़रा की पेनल्टी थी, ये मेरे पास आ जाएगा 152290। और ये दोनों तरीके से जिस तरीके से आप मर्ज़ी सॉल्व करें। एक तरीका ये था कि तीनों का अलग-अलग रेशो के साथ, जैसे हमने ये किया, इसी फार्मूले को लेके चलते हुए हमने सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है आप फ़रा का निकाल लें और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके मरियम का निकाल लें, 3 से मल्टीप्लाई करके तहरीम का निकाल लें। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपने समझना है तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए अलहदा से वीडियो बना दें। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का समझाने का अंदाज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा। तो हम फिर आपके लिए मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोस लेकर आएँगे। थैंक यू।